Good morning, everyone. Ma'am, Good good morning. morning. How are you? Good morning. We are We are fine. what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अनुभव परिपक्व। ये बहुत ही बढ़िया कविता है, बच्चों के ऊपर है कविता, जिसके रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी, जो कि नई कविता के प्रवर्तक माने गए हैं। हिंदी साहित्य के में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, आधुनिक साहित्य में। तो पहले चलते हैं, हम संक्षिप्त जानकारी इनके बारे में ले, उसके बाद अपनी कविता को पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, इनका पूरा नाम था। शॉर्टकट में इनको अज्ञे नाम से लोग पुकारते थे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान में हुआ था। ये हमारे ही प्रदेश के हैं। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देख रेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने लाहौर के हरमन कॉलेज से बीएससी की, यानी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। इसके बाद एंट्रेंस दिया इन्होंने, हाई स्कूल का एग्जाम दिया, फिर इंटर में एंट्रेंस दिया, पास हो गए। तो फिर बीएससी की पढ़ाई जो है इन्होंने लाहौर से पूरी की। इसके बाद एमए अंग्रेजी में दाखिला लिया। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई थी, लेकिन इतने तेज थे पढ़ने में, तो अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी ना कर सके। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था 1911 में, तो आप सब अनुमान लगा सकते हो कि हमारे देश की परिस्थितियां कैसी रही होंगी। क्योंकि अभिषेक, क्या परिस्थितियां नहीं होंगी हमारे देश की? मैम, उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और भारतीय उनके अधीन थे, जो वो कहते थे वही करते थे। हाँ, यानी बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे भारतीय लोगों की। योग्यता होने के बाद आप लोग पढ़े होंगे कई महापुरुषों के बारे में कि बहुत ही योग्य थे। सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की, सरकारी नौकरी पाने के बाद त्याग कर दिया। यानी क्रांतिकारी भावना से प्रेरित जो हमारे युवा नेता थे, युवा वर्ग के व्यक्तित्व थे, उन्होंने देश सेवा का व्रत लिया। ऐसे ही अज्ञे जी ने भी पढ़ाई पूरी न करके एमए में दाखिला तो लिया, लेकिन उस समय क्रांति, चारों तरफ अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हो रही थी, तो वे क्रांति में शामिल हो गए, पढ़ाई छोड़ दिए। इसके बाद जो क्रांतिकारी लोग थे, आप लोग जान ही रहे हो, अंग्रेजों के विरुद्ध बोलना दंडनीय अपराध होता था। लोग अंग्रेजों से उठा के कारागार में डाल देते थे। जो भी उनके खिलाफ बोलता था, जान पाए ये व्यक्ति हमारे खिलाफ बोल रहा है ना, तो जेल में डाल देते थे। तमाम प्रदर्शन होते थे, फिर जेल से रिहा होते थे लोग। ऐसे ही इनको भी 1930 से 36 यानी 6 वर्षों तक विभिन्न जेल में काटे इन्होंने अपना समय। सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। कई पत्रिका उस समय निकल रही थी, तो उसमें जो है लेख लिखने का यानी संपादन का कार्य इन्होंने किया, विशाल और भारत नामक पत्रिका में। कुछ समय तक ब्रिटिश सेना में रहे, सैनिक के बेस में भी कुछ समय रहे। इसके बाद इलाहाबाद के प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने कितना काम किया है। सैनिक भी रहे, फिर प्रतीक नामक पत्रिका इन्होंने खुद से निकाली। उसके बाद ये फिर रेडियो में कार्यक्रम जो प्रसारण होता है, वहां इन्होंने नौकरी की। देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्ययन किया, अध्यापन किया, नहीं पढ़ाया।
दिल्ली लौटे और दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्रवाक और एवरी मेल्स जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। इतने पत्रिकाओं का संपादन करने पर कम अनुभवशील व्यक्ति भी होता है तो उसे बहुत ही अनुभव मिल जाता है। और फिर ये तो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे, तो बहुत ही परिपक्व हो गए ये। बाद में उन्हें वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना था। देखिए, साहित्य का भी क्षेत्र कम नहीं होता है, लिखने का काम भी बहुत महान होता है। जो काम तलवार नहीं कर सकती, वह काम कलम कर सकता है। कलम और तलवार एक कविता है, ठीक है। जो काम तलवार नहीं कर सकती, वह काम कवि की लेखनी कलम कर सकती है। तो इन्होंने अपना ही कौन सा बुक पढ़ा रही है? हाँ बेटा, मैम ग्रामर पढ़ा रही है, हिंदी अजय जी का परिचय दे रही हैं। हाँ, तो इन्होंने वत्सल निधि नाम की एक संस्था की स्थापना करी, जिसमें साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र का कार्य करना था, इनके विकास के लिए। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो ज्यादा करके अंग्रेजी और क्रिश्चियन भाषा का विकास हो रहा था, सारे साहित्य उसी भाषा में लिखे जा रहे थे। ऐसे समय में इन्होंने अपने संस्कृत और हिंदी साहित्य के विकास की जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। भग्नदूत, हरी घास पर छड़भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ये कविता संग्रह है इनका। इतने जो नाम भी लिए हैं ये इनकी कविताओं का संग्रह है। हाँ, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय, लोध, यानी कहानी संग्रह है इनके। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उपन्यास आदि प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने यात्रा वृत्तांत, निबंध, संस्मरण, डायरियां आदि भी लिखी। कहने का मतलब यह है, हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं होती हैं, विधाएं आप लोग समझ गए हो कि नहीं समझे हो? एक बार हम बताए थे आप लोगों को। कितने लोग जानते हैं हिंदी साहित्य की विधाएं के बारे में? कितने लोग जानते हैं कौन कौन विधाएं होती हैं? हैंड शो कीजिए। हम कुछ जानते हैं केवल। कुछ भी जान रहे हो? देखिए, हिंदी साहित्य की विधाएं में आप कविता, गद्य, पद और पद, उसके बाद नाटक, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, सेशन एंड होगा तो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ाते समय आपको बताते हैं, आपको नोट्स करना चाहिए उस चीजों को। कविता यानी गद्य, पद, कहानी यानी पद, इसके अलावा नाटक है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, और निबंध है, और संस्मरण है, रेखा चित्र है, ये सारी। फिर उसके बाद समाचार पत्र है, साक्षात्कार है। ये सब पढ़े हो ना आप लोग? कई बार इस सब चीजों को पढ़ाए भी हैं आप लोगों के सिलेबस में। ये सारी जो हिंदी साहित्य की विधाएं मानी गई है कि इतनी चीजों में हिंदी लिखी जाती है, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, गद्य के रूप में, एकांकी के रूप में, जीवनी के रूप में, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, है ना। ये सारे रूप में जो है हिंदी साहित्य लिखी जाती है, इन्हीं को हिंदी साहित्य की विधाएं, ठीक है। ये सारी विधाएं ने लिखा है। अब देखिए, इन्हें पुरस्कार कौन कौन सा प्राप्त हुआ है। कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, आंगन के पार द्वार के लिए 1964 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 4 अप्रैल 1987 इनका भी था, और शायद 87 महादेवी वर्मा का भी था।
तो ये लोग जो है बहुमुखी प्रतिभा, ऐसे लेखक कवियों को हम क्या कहते हैं? बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति। बहुमुखी मतलब जिसके अंदर सारी गुण हो, प्रतिभाएं हो, साहित्य के क्षेत्र में जो चीज होनी चाहिए सब विधाओं का इन्हें ज्ञान था, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी साहित्यकार कहा गया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जब इतिहास आप लोग पढ़ोगे, बड़े क्लासेस में जाओगे, तब इनकी महत्व को और भी अच्छी तरीके से आप लोग समझोगे कि हिंदी साहित्य को जो इतिहास का जो हम विभाजन किया गया है समय के अनुसार, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के विभाजन का मुख्य श्रेय अज्ञे जी को ही प्राप्त है। इन्होंने तार सप्तक नामक 1943 में प्रथम तार सप्तक नामक कविता संग्रह निकाली, जिसमें 7 कवियों की कविताएं थी। इसी तरह से इन्होंने 3 बार तार सप्तक कविता संग्रह किया, जिसमें 7 कवियों, प्रमुख कवियों की कविताओं का संग्रह निकाला गया। मतलब बहुत सी सारी चीजें के बारे में जानते हैं इनके, लेकिन अभी आप बड़े सिलेबस स्तर पे पहुंचोगे तब। अभी के लिए इतना ही इनका काफी, इनके बारे में इतना ही जानना, ठीक है? अब आप लोग समझ गए इनके बारे में? यस मैम। इस कविता के माध्यम से यस मैम। बताना चाहते हैं, इसको हम ध्यान दें। देखिए पहले अगले चैप्टर में यानी जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें रहीमन और सोनू एक ही उम्र के बालक थे, लेकिन उनके अनुभव में अंतर था ना? यस मैम। दोनों में अंतर था, क्योंकि देखिए अंतर कुछ जो है परिवेश होता है, हमारे घर का माहौल, यानी हमारे आर्थिक पहलू जो बच्चों में परिपक्वता या अनुभव, कम अनुभवशीलता लाते हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि वो समझौता बचपन से ही, जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं माँ बाप के पास, तो उन्हें संतुष्ट रहो, संतोष धारण करो, समझौता करना सिखाते हैं, है कि नहीं? यस मैम। करो तो इसलिए उनके अंदर परिपक्वता ज्यादा आ जाती है। लेकिन जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, धनी वाले, तो वे बच्चे जिस चीज की जिद करते हैं माँ बाप उनको लाके दे देते हैं, इसलिए वो हमें जो है अपरिपक्व बने रहते हैं। वो सहनशीलता और धैर्य उनके पास नहीं होता है। उनको तो मनमाना चीज मिल रही, तो किस चीज का धैर्य, किस चीज का सहनशीलता, ठीक है? इन दो पहलू जो होते हैं बच्चों में, जो यही अंतर का कारण होता है। तो रहीमन एक गरीब नौकर की लड़की है, सोनू एक मध्यम वर्गीय परिवार का खाता पीता बच्चा है। तो दोनों के अनुभव में इसलिए अंतर है, ठीक है? यही अंतर इस कविता में भी दिखाया गया है। अनुभव परिपक्व, यानी कितनी परिपक्वता है अनुभवों में बच्चों की, या इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। पहले देखिए कविता को एक बार पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़े। महिमा, चलिए आप बहुत यस मैम। चलिए पढ़िए। माँ हम नहीं मानते अगली दिवाली पर मेले से हम वहाँ गाने वाला लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ले। चलिए श्रेया आगे इसको पढ़ेंगी ये वाला। श्रेया तो नहीं कि तो ले देना, अच्छा मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। जाने का हक लूंगा, कोई कहो। अब पढ़िए श्रेया, पढ़िए आगे। महिमा आप स्टॉप हो जाइए। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हक नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। हाँ देखिए हमने बताया कि हिंदी आधुनिक साहित्य के जो है कवि हैं, इसलिए इनकी भाषा खड़ी बोली शुद्ध सरल शब्दों का शैली में लिखी गई है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है और बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। इस तीनों पैसेज में
आपने ध्यान दिया होगा तीनों पैसेज में बच्चों के अनुभव में कुछ अंतर आपको दिख रहा है। Yes, देखिए ma'am. एक पहला पैसेज है जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल अनुभवहीन है, यानी परिपक्वता उसके अनुभव में नहीं है। तो माँ से जिद कर रहा, माँ हम नहीं मानते, माँ मैं कुछ नहीं मानूंगा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगली दिवाली पर मेले में हम वह गाने वाला लट्टू लेंगे, यानी दिवाली आएगी अगले साल, यानी अगली साल जो आने वाली है, दिवाली के मेले में मैं जो गाना गाता है वह लट्टू मैं लूंगा, और लूंगा तो लूंगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, लूंगा तो लूंगा, मैं नहीं जानता हूं न मैं कुछ सुनूंगा। मिली, यानी बच्चा बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहा है, कोई समझौता नहीं, कोई किसी चीज का, माँ के बातों का या पिता के बातों का कोई नहीं। उसके मन में जो है लेने के, जिसने ठान लिया है कि माँ मैं इस दिवाली में, आने वाली दिवाली में के मेले में मैं गाने वाला लट्टू खरीदूंगा और मैं लेकर रहूंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। स्पष्ट हो गया ना? यानी Yes, इसके ma'am. अंदर परिपक्वता बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा पैसे देखिए, दूसरा बच्चा मानी थोड़ा उसमें परिपक्वता आ गई है, कह रहा है कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फुल्की तो ले लेना, तो ले देना। अच्छा मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। अरे बच्चे के अंदर थोड़ा परिपक्वता है, तो कह रहा है माँ या पिताजी, जिससे भी मतलब जो गार्जियन है उनके, उससे कह रहा है कल गुड़िया का मेला, गुड़िया का मेला कब लगता है बच्चों? गुड़िया का मेला होता, गुड़िया कब होता, गुड़िया कब पीटी जाती है, किस त्योहार में? नाग पंचमी को। हाँ नाग पंचमी। नाग पंचमी। तो कल गुड़िया का मेला लगेगा, मुझे 2 पैसे वाली एक कागज की फिरकी लेना है। कागज की फिरकी आप लोग देखे हो ना? Yes, ma'am. बना होता है। हाँ? यस मैम। मैं आपसे लट्टू नहीं मांग रहा हूँ, लट्टू ज्यादा दाम में आएगा, यस मैम। है ना? लट्टू पहले मैं लट्टू मांग रहा था, उसमें उसके अंदर परिपक्वता नहीं थी, लट्टू महंगा आ रहा था, ठीक है? इसमें थोड़ा परिपक्वता आ गई है, तो कह रहा है कि कल गुड़िया का मेला है, आप क्या करना, मुझे 2 पैसे वाली कागज की फिरकी खरीद देना। मैं आपसे लट्टू नहीं मांग रहा हूँ पिछले साल की तरह, है ना? केवल तुम 2 पैसे मुझे दे देना, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। उसके अंदर परिपक्वता आ गई है, जब परिपक्वता आती है तो संतुष्टि अपने आप आ जाती है ना? Yes, समझ में ma'am. आया? Yes, ma'am. गुड़िया का मेला है, तो मैं आपसे लट्टू नहीं मांग रहा हूँ, कोई चीज नहीं मांग रहा हूँ, मुझे केवल 2 पैसे वाली कागज वाली फिरकी ला देना, या तुम मुझे बस 2 पैसे दे देना, तो फिरकी मुझे लेना है 2 पैसे का, ठीक है? अब देखिए तीसरा पैसेज में, इसमें जो है बच्चे के अंदर पूर्ण परिपक्वता आ गई है, अनुभव परिपक्व हो गया है, ठीक है? पहले अपरिपक्व था, बीच में थोड़ा अपरिपक्व हुआ, और इसके बाद ये अंतिम में बिल्कुल परिपक्वता आ गई है, उसके अनुभव में परिपूर्ण हो गया है। तो कह रहा है अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे देना, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हक नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। तो यहाँ गरीब परिवार के बच्चों का दिखाया गया है, क्योंकि बड़े धनी परिवार के बच्चों में इतनी परिपक्वता नहीं आती है, ठीक है? तो यहाँ गरीब परिवार के बच्चों को दिखाया गया है, जो बच्चा थोड़ा उसके अंदर परिपक्वता बिल्कुल नहीं थी, ना समझी थी, तब उसने माँ से लट्टू के लिए मांगा, नहीं सुनूंगा तो नहीं सुनूंगा। बड़े जैसे बच्चे होते हैं, आम धनी बच्चे, तब उसके अंदर वर्ग का भेदभाव नहीं था, उसके अंदर कि हम गरीब है तो हमें नहीं खरीद पाएंगे, माँ हमारी नहीं खरीद पाएंगे। तो कहा धनी वर्ग के बच्चे भी कहते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे कहते हैं, लेकिन जब कुछ समय बीता, बच्चों के अंदर थोड़ी परिपक्वता आई, तो वह 2 पैसे में ही संतुष्ट होना चाहा,
2 पैसे की कागज की 2 पैसे दे दो दुआ में, मैं कागज की फिरकी लेकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब बच्चों में अनुभव की परिपक्वता आ गई, तब वो कह रहा है कि माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ना ही मैं आपको से मेला जाने के लिए हट करूंगा, आप जो भी कहोगी आपकी सारी बात मानूंगा, केवल मुझे मिट्टी दे दो। क्योंकि अब बच्चा जो है उसके अंदर अनुभवशीलता परिपक्व हो गया है, संपूर्ण परिपक्वता आ गई है उसके अंदर, वह मिट्टी से खिलौना बना लेगा, मिट्टी से खिलौना बना लेगा। इसलिए माँ से वो जिद नहीं कर रहा है, मिट्टी मांग रहा है कि मिट्टी कहीं से ला कर दे दो, बस कुछ नहीं मांगूंगा, जो बात कहोगी मांगूंगा। अब वो खिलौना बना लेगा, अपनी इच्छाओं को जो भी खिलौना बना चाहेगा बना लेगा, उसके बाद खेलेगा। यह जो है बच्चों की अनुभव यहाँ दिखाया गया है, बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग इसको समझ सकते हो और इससे आप प्रेरणा भी ले सकते हो। क्यों गौरव, जिद करते हो आप भी किसी चीज के लिए? हाँ, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, ये बच्चे जब फर्स्ट के बच्चे हो या LKG नर्सरी UKG तक के बच्चे, ये पहला पैसेज उनके लिए है। बच्चे बहुत छोटे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ नहीं समझते हैं, तब वो जिद करते हैं, माँ बाप से मैं लूंगा तो लूंगा, कोई बात नहीं मानूंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग बड़े हुए, 2nd 3rd 4th तक पहुंचे तो थोड़ी जो है परिपक्वता आ गई, आप 2 पैसे में ही संतुष्ट हो गए, है ना। लेकिन अब आप जूनियर में पहुंच गए हो, 6 से लेवल जूनियर का आ गया है, आप में पूर्ण परिपक्वता आ गई है, इसलिए किसी भी चीज के लिए आप जिद नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंदर हाथों में कलाकारी है, आप कागज की भी चीजें बना लेते हैं, मिट्टी के भी खिलौने बना सकते हैं, प्लास्टिक आज की चीजें भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों में परिपक्वता आ गई है ना आपके अंदर, तो आप पैसा अपने ज्ञान को खर्च करेंगे, है ना, अपने ज्ञान को खर्च करके चीजों को बना लेंगे, खेलना जो चाहेंगे उसको खेलेंगे। अभी आपको पतंग बनाना होगा, 1 पैसे की जरूरत नहीं, आप पतंग बना सकते हो, खेल सकते हो ना। क्यों अभिषेक? Yes, ma'am. आदर यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया है कविता आपको? Yes, हाँ ma'am. Yes, ma'am. अनुराग, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए थोड़ा बातों में हो जाए, समझ में आ गया तभी आप आंसर भी दे लेंगे। आपके अनुसार यह कविता किस पर आधारित है? हैंड शो कीजिए। और चलिए प्रखर बताएंगे, प्रखर आज प्रखर बेटा माइक अपना ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए अपना, मोबाइल में नीचे देखिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हमारे अनुसार यह कविता परिपक्वता पे आधारित है। परिपक्वता पर आधारित है। और कौन बताएगा? गौरव बताएंगे। चलिए गौरव डिस्कनेक्ट हो गए। गौरव चलिए बताइए। पहले माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। गौरव माइक ऑन कीजिए अपना। गौरव माइक ऑन कीजिए। माइक आपका बंद दिख रहा है बेटा गौरव।
चलिए बताइए मुस्कान आप। मैम, हमारे अनुसार यह कविता आर्थिक विषमता पर आधारित है, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को नहीं देखते, बल्कि अपने जिद पर ही रहते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें हमारे घर की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है और हम थोड़े ही चीजों में खुश रहते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। यानी आर्थिक विषमता को दिखाया, बच्चों में परिपक्वता जो है के आधार पर आर्थिक विषमता को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, चलिए यह कविता Yes, ma'am. पढ़ते समय आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? अनुराग, अनुराग यस मैम। आप बताइए, ये कविता पढ़ते समय आपके मन में क्या मैम विचार? क्वेश्चन एक बार। यह कविता पढ़ते समय मन में यह विचार हुआ कि हमें कभी अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। रत्नेश आप बताइए। मैम, यह कविता पढ़ते समय हमारे मन में यह विचार आ रहे थे कि हमें अपने घर की स्थिति देखकर ही किसी चीज को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखनी चाहिए और अच्छा हमें किसी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। तो यह परिपक्वता आपके उम्र, आर्थिक स्थिति को देखते हुए शारीरिक विकास भी होता है। बहुत छोटे बच्चों में के अंदर ये परिपक्वता नहीं होती है, उम्र के साथ साथ ही जब बच्चा बढ़ता है तभी उसमें अनुभवशीलता आती है, परिपक्वता, और फिर अपनी आर्थिक स्थितियों को समझते हुए, घर की परेशानियों को देखते हुए वह उसी चीज की डिमांड करता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चों के अनुभव को परिपक्व क्यों कहा है? बच्चों को अनुभव परिपक्व क्यों कहा है? बताइए अभिषेक। मैम, कवि ने बच्चों के अनुभव को परिपक्व कहा है क्योंकि बच्चों की इच्छाएं समय समय पर बदलती रहती हैं और वह महंगी चीजों से कम चीजों की मांगने की इच्छा भी रख सकते हैं, इसलिए कवि ने कहा है। मुस्कान आप बताओ। मैम, कवि ने बच्चों के अनुभव को परिपक्व इसलिए कहा है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें जब हम जिस चीज पे हम जो चीज हमारा मन करता है खरीदने का, उस पे जिद करते हैं, लेकिन बड़े होते ही हमें अपने घर की आर्थिक स्थिति का पता चल जाने पर हम उसी अनुसार कोई चीज लेते हैं जो हमारे घर की आर्थिक स्थिति पर आधारित रहता है। इसके आधार पे कवि ने बच्चों को अनुभव परिपक्व कहा है। यानी अनुभव, जीवन के अनुभव उसे परिपक्व बना देता है। चलिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप लोगों में से भी बहुत समस्याएं सबके घर पे होती हैं, हुआ जरूर होगा कभी आप किसी चीज की डिमांड किए हो, ना पूरा होगा, बताओ भले ना, लेकिन ऐसा होता है। हुआ है आप सभी के साथ? हैंड शो कीजिए, किसके किसके साथ हुआ, हम पूछेंगे नहीं। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? या आपने कोई चीज की फरमाइश की हो और मम्मी पापा आपके न दे पाए हो? देखिए, प्रशांत ने केवल उठाया, जबकि सबके साथ हुआ होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज में व्याप्त विषमता के लिए कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं? सूची बनाकर चर्चा करें। इसकी तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं। किसी संस्था का नाम जानते हो? हाँ, इसकी आपको सूची बनाकर तब इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विषमता को दूर करने का जो है कर रही हैं, जैसे
अरे इनका मदर टेरेसा ने बनाया था, कौन से संस्था का नाम है, याद नहीं आ रहा है। मतलब आप पढ़ेंगे कई बुक्स में, जब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने संस्थाएं बनाकर रखी है विषमता को दूर करने के लिए समाज में। इसको आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, जानकारी होना जरूरी है, सर्च करके लिख लीजिएगा, इसको सूची बना लीजिएगा। आज आप लोगों को होमवर्क भी नहीं मिला है? हाँ नो मैम, नो मैम। तो आज आप लोग इसी को कर लीजिएगा, ठीक है। समान ब्याज विषमता के लिए कार्य संस्थाएं हेडिंग डाल के जो संस्थाएं होंगी 4-5 मतलब संस्थाओं का नाम और क्या कार्य कर रहा है, 4-6 का कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस मैम, यस मैम, यस यस मैम। इसके अलावा कविता तो याद हो जाएगी आराम से, यस मैम, छोटी कविता है और इसके अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। यस मैम। चलिए उत्कर्ष, तब तक हम अभी समय है, तब तक हम कविता को दोहराते हैं, परम की सवारी अगले से नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा बताइए, इनकी जीवनी तो आप लोग भी नहीं राइट किए हो? नो मैम। अगले दिन देंगे, कल के लिए, ठीक है। कल का होमवर्क रहेगा। यस मैम। उनकी जीवनी लिखना, संक्षिप्त जीवन परिचय, ऐसे मत उतार लेना, आप लोग उतार देते हो, जैसे हमने पढ़ाया है इस तरीके से आपको लिखना। चलिए उत्कर्ष, आप बताएंगे कविता का संदर्भ। मैम कविता का संदर्भ, हाँ, प्रस्तुत कविता हमारे पाठ पुस्तक हिंदी विषय से ली गई है। पाठ 6 अनुभव प्रस्ताव। इसके रचयिता सचिदानंद हिरंद जी हैं। रत्नेश आप बताएंगे प्रसंग, संदर्भ सहित प्रसंग बताइए आप। मैम चलिए प्राची, नेटवर्क नहीं है। अनुराग आप बताइए। अनुराग, हम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, संदर्भ बताइए कविता का। मैम प्रश्न, मैम इस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 की है। अनुभव पर इसके रचयिता का नाम सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यन अज्ञेय है। प्रसंग क्या होगा? इस कविता में हमें यह बताया गया है कि हमें अपने परिवार की स्थिति देखकर कोई काम करना चाहिए। गौरव, मैम इस कविता में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने घर की स्थिति को देखकर ही किसी चीज की मांग करनी चाहिए। अगर हमारे घर की स्थिति खराब है तो हमें किसी चीज की जिद नहीं करनी चाहिए। चलिए खुशी आप बताएंगी पहले पैसेज में कवि ने क्या कहा है बच्चों के अनुभव पे। पहले पैसेज में 6 लाइन जो पहले किए हैं। हम नहीं मानते अगली दिवाली पर उसको पढ़ के नहीं बताना है से हम बेटा, अपने शब्दों में बताइए ना, अपने शब्दों में बताइए आप।
चलिए मुस्कान बताएं। मैम इन लाइनों में कवि ने हमें बताया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर परिपक्वता नहीं होती है और हम किसी भी चीज को लेने की हट करने लगते हैं और हमें उस पे हम जिद करते रहते हैं जब तक हमें वह चीज प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे कि आप इसका अर्थ भी बताएंगे ना, अर्थ भी बताएंगे। यस जब मैम। बच्चे को अनुभव कम परिपक्व है, यानी आर्थिक विषमता का उसे ज्ञान नहीं है, अनुभवहीन है बच्चा, तो बच्चा कह रहा है, माँ से जिद कर रहा है। आगे बताइए कि माँ मुस्कान। चलिए अभिषेक आप बताइए। मैम इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि कैसे छोटे बच्चे अपने माँ से या पिता से हट करते हैं। बच्चे ने यह कहा कि माँ हम नहीं मानते कि इस वर्ष आने वाली दिवाली पर हम बाजार से गाने वाला लट्टू लेंगे, और वह बार बार हट कर रहा था कि लेंगे ही लेंगे, और कहा कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते और हम कुछ नहीं सुनेंगे। यानी इस लाइनों में कवि ने बच्चों की परिपक्वता के बारे में बताया कि जब बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं, उनके पास अनुभव नहीं होता सामाजिक विषमता के बारे में, तब वो ऐसी जिद करते हैं, किसी भी चीज के लिए इस प्रकार से जिद करते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया कि बच्चा जिद करते हुए कह रहा है कि हे माँ, इस बार जो दिवाली, अगली दिवाली जो आएगी, मैं उसमें एक गाने वाला लट्टू लूंगा, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं लूंगा तो लूंगा, आप चाहे जितना भी कहेंगे मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मुझे लट्टू चाहिए तो चाहिए। इसके बाद अगली लाइन जो आती है, इसमें बच्चे के अंदर थोड़ी परिपक्वता आ गई है, सब आर्थिक स्थिति को अपने घर का समझने की क्षमता थोड़ा हो गई है, तब वह उसके अंदर संतुष्टि है, तो माँ से केवल कह रहा है कि कल गुड़िया का मेला है, मुझे केवल 2 पैसे वाली कागज की फिरकी से ही ला दो या 2 पैसा दे दो, उसी में मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन जब बच्चा पूर्ण परिपक्व हो गया, उसको अनुभव परिपक्वता आ गई, आर्थिक विषमता को समझने लगा, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में, तब बच्चा पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। तब वह जिद न करके कहता है, माँ मुझे केवल मिट्टी ही ला के दे दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपकी जो भी कहोगी सारी बातें मैं सुनूंगा, केवल आप मुझे थोड़ी सी मिट्टी लाकर दे दें, मैं मेला भी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ बच्चों की परिपक्वता दिखाई गई, कैसे बच्चे धीरे धीरे अपने घर की आर्थिक स्थिति को समझते हुए परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, और आज का इसको आप लोग होमवर्क में भेज दीजिएगा, और कल के लिए हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अद्वैय का जीवनी रहेगा लिखना आपको। ठीक है? यस मैम। आज वाला भी करके दीजिए, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, सबकी होमवर्क नहीं आता, क्यों गौरव?